अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। आज प्रोग्राम में बात होगी उस केस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ा हुक्म आ गया है। ये अबूरी हुक्मनामा है। 3 जून तक समाअत जो है वो मुलतवी की गई है और 3 जून को सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच दोबारा बैठेगा और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें दिए जाने के हवाले से जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था उसको फिल वक्त मुअत्तल कर दिया है। और इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से इनिशियली फैसला लिया था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें पार्लियामेंट में नहीं दी जाएंगी, और फिर पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से भी यही फैसला आया। ना सिर्फ ये बल्कि जो नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड कैंडिडेट्स जब उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन किया उनके हिस्से की बनती थी, उसके हवाले से भी इन दोनों फोरम से फैसला ये आया था कि ये नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद और दीगर सियासी जमातें जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया उनको हिस्सा बकदर जुस्सा बांट दी जाएं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो समाअत हुई उसमें रिमार्क्स, ऑब्जर्वेशंस और सवालात, उनकी नौयत वाज़े तौर पर यह बताती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको बहुत कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जो वफाक है उसने और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले पर एक लार्जर बेंच की इस्तदा की। ये दरख्वास्त की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 3 रुकनी बेंच से कि इस मामले पर एक लार्जर बेंच बनाया जाए, क्योंकि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो आइन के आर्टिकल 51 की जो सब आर्टिकल है 6 उसकी सब सेक्शन डी और ई के तहत नशिस्तें अलॉट की जाती हैं। इस मामले पर आइनी तशरीह के लिए लार्जर बेंच जो है वो तश्कील देने की इस्तदा भी मंजूर की गई है। इस हवाले से मामला जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनाई गई कमेटी को भेजा जाएगा और 3 सीनियर तरीन जज साहिबान, मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के इस हवाले से फैसला करेंगे कि 3 जून से ऑनवर्ड इस मामले की जो सुनवाई है वो 5 रुकनी बेंच के सामने होगी या 7 रुकनी बेंच के सामने होगी। लेकिन आज का फैसला एक आर्जी लेकिन बड़ी फतह करार दिया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फैसले के ऊपर खुशियां मनाई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि जो नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़ और दीगर सियासी जमातों की उनकी प्रोपोर्शन के तनासुब के एतबार से बनती थीं वो तो उनकी रहेंगी, लेकिन जो इजाफी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कोटे की नशिस्तें इनमें तकसीम की गई थी वो उनको जो है वो ओवर एंड अबव सीट्स जो हैं उनको ये कहा गया है कि वो वोटिंग राइट इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। और ये मामला जुड़ा हुआ है पाकिस्तान में सियासी मामलात से, आइनी कानूनी मामलात से, और प्रैक्टिकली अब ये मेंबरान आइन साजी के मामले पर, कानून साजी के मामले पर वोट्स नहीं दे सकेंगे। और एक बड़ी चैमगोइयाँ चल रही हैं कि जो आइनी तरमीम लाने की बात हो रही थी, एक जुडिशल पैकेज लाने की बात हो रही थी जिसके तहत ये कहा जा रहा था, ये चैमगोइयाँ या अफवाहें ज़ेरे गर्दिश थी कि जो टर्म है वो मुकर्रर कर दी जाएगी 3 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की, और दीगर जज साहिबान की जो तकर्री है उसके तरीक़ाकार से भी कोई छेड़छाड़ की जानी थी। इसी तरीके से कुछ चैमगोइयाँ ये भी थी कि 18वीं आइनी तरमीम के तहत जो इख्तियारात सूबों को तजवीज़ किए थे ख़ास तौर पर माली मामलात, उसमें भी शायद कोई तब्दीली हो सकती है। लेकिन आज के इस अबूरी हुक्मनामे के ज़रिए जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसके पास जो नंबर है, हेड काउंट है, वोट काउंट है, वो अब 2/3 अक्सरियत नहीं रहा। इस फैसले के हवाले से आज बैरिस्टर गौहर साहब जब बाहर निकले, बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने किस तरीके से तमानियत का इजहार किया, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने लीव ग्रांट कर दी है। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर और पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दी है। ये भी डायरेक्शन दी है कि ये 78 मेंबरान साहिबान जो सीटों पे पार्लियामान आए हैं या असम्बलियों में जा चुके हैं वो आइंदा किसी भी कानून साजी में वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये हुकूमत आईन में तरमीम करने जा रही थी, वो अपनी 2/3 मेजॉरिटी इन सीटों के बिना पे दिखा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका सदेबाब हो गया। आज के फैसले के बाद वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो आज हुक्मनामा जारी किया है उस पर इजहार तशवीश किया है। उन्होंने कहा है कि यह आइन की तशरीह का मामला था, बेहतर होता कि कम अज़ कम 5 रुकनी बेंच इस मामले की समाअत करता, और अगर जो अबूरी हुक्मनामा या मुअत्तली का फैसला है पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स का, वो भी 5 रुकनी लार्जर बेंच की तरफ से आता तो मुनासिब होता। और साथ ही उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि ये मामला जो है जिस वक्त तहरीरी फैसला आएगा इस आज के समाअत का, तो उस वक्त तक ये मामला जो है वो दुरुस्त कर लिया जाएगा और जो मुअत्तली का फैसला है कम अज़ कम वो वापस ले लिया जाएगा। लेकिन यही आज़म नज़ीर तारड़ 27 फरवरी इस तमाम
मामले के ऊपर के जो मखसूस नशिस्तें हैं उनकी अलॉटमेंट कैसे होनी चाहिए, उस पर आइन और कानून क्या कहता है, 27 फरवरी को वो जो फरमा रहे थे वो ज़रा सुनिए। ये एक अनहोनी बात है कि एक सियासी जमात जिसने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, और अगर लिया तो अवाम ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसे एक सीट भी नहीं दी सुन्नी इत्तेहाद पाकिस्तान को। अब वो कहते हैं कि हमें कुछ आज़ाद लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, लिहाजा हमें भी मखसूस नशिस्तें दी जाए। ये ना आइन में इसका कहीं गुंजाइश है और ना ही जो इलेक्शन एक्ट और उसके रूल्स हैं उसमें गुंजाइश है। तो जो खुशी मनाई जा रही थी मुस्लिम लीग नून के काबीना में शामिल अरकान की तरफ से कि वो सीटें जो कि हिस्सा बनती थी, जो कि हक बनता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड कैंडिडेट्स का, वो भी उन्हें मिल जाएंगी। लेकिन आज ये खुशी लगता है कि गारत हो गई है किस हद तक ये फैसला जो है वो आगे सस्टेन करेगा। आज जो ऑब्जर्वेशंस आई जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की तरफ से, वो बड़ी जो है वो दिलचस्प भी थी। कुछ सवालात थे, बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चंस थे, और इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो एक तरीके से आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए। ख़ासतौर पर कुछ इस किस्म के सवालात थे कि जो प्रोपोर्शन है उसके एतबार से नशिस्तों की तजवीज़ किया जाना, एलोकेट किया जाना, वो किस तरीके से वो प्रोसेस होता है, और अगर कोई जमात जो है वो महज 6 नशिस्तें जीते और दीगर जो आज़ाद हैं वो 200 नशिस्तें जीत जाएं और वो किसी सियासी जमात को ज्वाइन ना करें, तो इस मामले पर क्या 70 मखसूस नशिस्तें वो उन 6 कैंडिडेट्स को लॉट कर दी जाएंगी? तो इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था जी बिल्कुल ऐसा ही होगा इस मामले पर। और फिर जो आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 उसके मामले पर ट्रिब्यूनल्स जो है वो कायम कर दिए गए हैं। जो इस्लामाबाद का ट्रिब्यूनल है उसने 20 मई तक समाअत जो है वो मुलतवी की थी, और उनका ये कहना है कि तीनों हलकों से इस्लामाबाद के जो कैंडिडेट्स थे वो फॉर्म 45 लेकर हाजिर हों। ये 2 केसेस ऐसे हैं जो पाकिस्तान के आइंदा सियासी मंजरनामे का तयन करेंगे, और ये मंजरनामा आपको इससे जुड़ा हुआ नजर आएगा। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मुझे स्टूडियोज़ कर रहे हैं फैसल चौधरी साहब, मुमताज़ माहिर कानून हैं, वकील हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब मैं केस की समाअत के लिए गया तो आपसे वहाँ मुलाकात भी हुई थी। हाफिज़ एहसान खोकर साहब, मुमताज़ माहिर कानून, वो मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर करते हैं साकिब बशीर साहब, सीनियर रिपोर्टर हैं। गुफ्तगू का आगाज़ साकिब बशीर आपसे ही करेंगे। साकिब बशीर साहब, ये बताइए कि आज समाअत में ख़ासतौर पर जो जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर की तरफ से जो क्वेश्चंस किए जा रहे थे, आपको क्या लग रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ द केस है उसका एक तरीके से कि आगे ये मामला किस तरीके से चलेगा तकरीबन तयन हो ही गया है? एक तो बड़ा बुनियादी सा सवाल जो इससे पहले भी बहस का हिस्सा रहा है, लेकिन क्योंकि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, मुस्लिम लीग नून थी, पीपल्स पार्टी थी, JUIF, बाकी सारी जो है वो इससे बेनिफिशरी थी, वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं थी कि ये अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या PTI का हक नहीं बनता इन नशिस्तों पर, तो बनता आपका भी नहीं है कि कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको मिलेंगी। तो यही वो सवाल था जिस पे जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह, वो बार बार 2 दफ़ा आज समाअत हुई, पहला वक्फा हुआ, बार बार उनकी जानिब से यही सवाल आते रहे हैं। बल्कि जैसे मंसूर अली शाह तो ये मतलब उन्होंने कहा कि अगर उनको नहीं मिलेंगी तो फिर आप बांट देंगे। तो ये मतलब क्या हुआ? उन्होंने कहा कि ये जो डेमोक्रेसी है, उसका जो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है, ये तो उसी के खिलाफ है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को अवाम ने वोट दिया है, वोट दे के पार्लियामेंट में भेजा है, वो जो उनकी नुमाइंदगी है वो उठा के आप किसी और को दे देंगे। तो ये कैसे हो सकता है? इस सवाल के इर्द गिर्द जो है वो आज की समाज जो है वो घूमती रही है। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला उन्होंने कहा कि तारीख में पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि किसी मेजर पॉलिटिकल पार्टी को बगैर सिंबल के इलेक्शन लड़ना पड़ा है। तो ये एक सर्कमस्टांसिस भी हैं, जो हालात हैं, जो इस नहज पर इस सारे सिनेरियो को लेकर आए हैं। फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो लिस्ट के हवाले से जब बात हुई तो उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह, उनका जो ऑब्जर्वेशन थी, मेरा ये ख्याल है कि पूरे केस का अहाता वो कर रही है। वो कहते हैं कि एक लिस्ट को उठा के आप पूरा जो आइडिया है वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप का, मैंडेट का, और जो पब्लिक की जो राय है, जो वोट है उनका, उसको आप सारा जो है वो पीछे धकेल देंगे। एक लिस्ट जो है वो एक टेक्निकल मामले को उन्होंने कहा कि आइन के ऊपर किस तरीके से जो है वो फौकियत दी जा सकती है कि एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई तो क्या उनकी नशिस्तें उनको अलॉट नहीं की जाएंगी? फैसल चौधरी साहब, फैसला, इस फैसले को
कह सकते हैं जिस तरीके से तहरीक इंसाफ ने एक तरीके से सेलिब्रेट ही किया है, बाहर निकलकर जो गुफ्तगू है वो आपने भी सुनी होगी, आप ये समझते हैं कि इसमें जो तहरीक इंसाफ है या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उनकी आर्जी फतह लेकिन फतह है? ये फतह या शिकस्त की बात नहीं होती। जब भी ये मामला आता है आइन और कानून की तशरीह का, आइन तो सबके लिए ज़ाहिर है मुकद्दम भी होता है, और रियासत का किसी भी शहरी के साथ जो एक इमरानी मुआहदा है वो तो आइन है, आइन में कुछ हकूक़ हैं, कुछ फ़राइज़ हैं। इस सारे मुकदमे में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दो ही हिस्से हैं इसके। एक हिस्सा ये है कि अगर आज़ाद मेंबरान जो हैं आर्टिकल 17 के तहत, चूँकि किसी भी शहरी का बुनियादी हक़ है कि वो पॉलिटिकल पार्टी बनाएं और उसको ज्वाइन भी करें, तो क्या आज़ाद अगर अरकान जो हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं या बना लेते हैं, तो क्या मखसूस नशिस्तें उन सब की जो कलेक्टिव वोटें हैं उनके मुताबिक उनको अलॉट की जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? एक हिस्सा ये है, इस पे आइन और कानून जो है वो कुछ वाज़ेह नहीं है। दूसरा हिस्सा जो आर्टिकल 51 रेड विद लॉज है वो बड़ा क्लियर है कि जो भी मुतनासिब नुमाइंदगी होगी वो हर पार्टी का जो वोट होगा उसके मुताबिक उसको मिलेंगी। लेकिन अब ऐसा ये तो एक टेक्निकल लीगल बहस है, सब जुडिस मैटर है, लार्जर बेंच के पास भेजा गया है, वो भी 6 मेंबर बेंच बनेगी 3 जून को, तो वो हियरिंग होगी, ये मामले तो सेटल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे फतह और शिकस्त से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है इस वक्त जहाँ मुल्क जहाँ जिस एक फिक्स में है, फिक्स में इस तरह से है कि आपका एक मुआशी बहरान है, सियासी बहरान है, अब आइनी बहरान है, अदालती बहरान भी शुरू हो गए, तो आप इसको कैसे जो गैप है इसको कैसे कवर किया जा सकता? मैं समझता हूँ कि आज का जो फैसला है वो एक अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट के पास अगर वोट्स कम हैं तो वो अपना जो रिफॉर्म्स का एजेंडा है वो तमाम जमातें वो रिवील करें, और उस रिफॉर्म एजेंडा को लेके अगर पीटीआई जो है ज़ाहिर है उसके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, लेकिन जजेस के अपॉइंटमेंट के मामले के ऊपर सबके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जिस तरह की वो मैथडोलॉजी है वो बिल्कुल किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है। बार्स में भी उसके खिलाफ काफ़ी बातें होती हैं। हम खुद समझते हैं कि जजेस की जो अपॉइंटमेंट है उसको मोर ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पब्लिक हेयरिंग्स होनी चाहिए। इस चीज़ को लेके इसके साथ साथ पीएफसी का यानी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड है जो कि ज़िलों तक को हर किसी को पैसे देते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। यानी सूबा वफाक से सूबों को पैसे चले जाते हैं लेकिन सूबों से नीचे पैसे नहीं जाते, और सीएम्स की डिस्क्रेशन है, इसको कैसे आप ख़त्म कर सकते हैं? इस किस्म के मामलात को जो है मेरा ख्याल में जो मेचोरिटी जो अब इस वक्त तक पार्लियामेंट में नज़र नहीं आती बतौर इदारा, उसको लाने के लिए हर एक जमात का फ़र्ज़ है कि वो एक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स का जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का एजेंडा लाए, और इस एजेंडे के ऊपर बैठ के एक कंसेंसस डेवलप करके आइन में अमेंडमेंट्स की जाएं। आइन जो है अगर वन साइडेड या इस धक्के से, या आप ये कह रहे हैं कि किसी भी जमात के जीते हुए उम्मीदवार को रिकाउंटिंग में हरा के दूसरी जमात को जो जिता के तो आप कहें कि 2/3 करनी है, इस तरह से वो देरपा नहीं होगी। अगर तो संजीदगी दिखानी है तो हुकूमत को फिर ये ऑफर्स लेके पॉलिटिकल एजेंडा लेके अपोजिशन के पास जाना चाहिए, ताकि जो एक इस वक्त एक गैग बना हुआ है जमातों के वो टूटे और कुछ बातचीत का मरहला आगे लाए और साथ पाकिस्तान की स्टेबिलिटी की तरफ। सही। हाफिज एहसान साहब, ये बताइए कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं, आई एम श्योर कि आपने वो देखी होंगी। अभी जो मेंशन किया है साकिब बशीर साहब ने कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो सवाल किया कि किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से, एक तकनीकी उसूल की वजह से, एक तकनीकी शर्त पूरी ना होने की वजह से क्या किसी सियासी जमात को और आवाम का जो हक है अपनी नुमाइंदगी का, उससे महरूम किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसा, आपका बहुत शुक्रिया है कि आपने मौका दिया और बड़ा बर्निंग टॉपिक जो है आपने इसको किया। एक तो चीज़ ये है कि अल्टीमेटली जिस भी हम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, अल्टीमेट फ़ैसला जो है वो पाकिस्तान की अदालतों ने करना है, चाहे वो पाकिस्तान की सिविल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। और अगर हम अदालतों को क्रिटिसाइज़ करेंगे या जजेस को क्रिटिसाइज़ करेंगे और लाइकिंग और डिसलाइकिंग के अंदर जाएंगे तो ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती, बल्कि पॉलिटिकल टर्माइल जो आएगा। आज अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डर पास किया है, लीव ग्रांट किया है, तो उसके अंदर अगर पीटीआई ने कहा है कि बहुत अच्छा है, तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई को हर मामले के अंदर जो अदालत के अंदर जाए उसे बो करना चाहिए, अदालत को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जजेस को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, चूँकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब आ जाते हैं आप के इस क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन ये है आपका कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं।
एक इसके अंदर वाजे ये है कि आपने स्पेशल सीट्स जो हैं वो आपने क्रिएट की हैं, और वो जनरल मुशर्रफ के दौर के पहले शुरू में भी थी, 77 के अंदर भी थी, फिर उसके बाद आपने LFO के अंदर इनको क्रिएट कर दिया। उस क्रिएट करने का आपने एक प्रोसेस बनाया, और वो प्रोसेस ये है कि जो आप डायरेक्ट इलेक्शन से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेन लैंग्वेज है जो आर्टिकल 51 के अंदर है, सब आर्टिकल 6D और E है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीत के आती है, डायरेक्ट उसकी सीट्स होती हैं असेंबलीज के अंदर, और अगर वो एक भी सीट जीत के आती है तो उसको उसके प्रोपोर्शन के मुताबिक जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं तो वो जो स्ट्रेंथ बनेगी उसके मुताबिक उनको मिनॉरिटीज़ की सीट्स या आपकी रिजर्व सीट्स जो हैं वो दी जाएंगी जो विमेन की हैं। ये एक पिछले 20-22 साल से पाकिस्तान में हो रहा है, जब से 2002 के अंदर आया। अब पहली दफ़ा एक प्रॉब्लम ये आया कि आपके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो पॉलिटिकल बैक पार्टी आए, अब जिस पार्टी को वो पहले ज्वाइन करने लगे आपने देखा उसको वादतुल मुस्लिमीन को उन्होंने रिट्रीव किया, और मैं ये समझता हूँ कि ये एक पॉलिटिकल और लीगल फ्लॉ था PTI की स्ट्रेटजी के अंदर कि उन्होंने लॉ के इन प्रोविजंस को कॉम्प्रिहेंड न किया, और उसके बाद उसके ऊपर रिपेंटेंस भी की कि हमें ये सोच लेना चाहिए था। जब दूसरी स्टेज आई तो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो SIC को उन्होंने ज्वाइन करने की कोशिश की, जिसकी ना पार्टी ने इलेक्शन लड़ा ना उसके प्रेसिडेंट ने लड़ा, और जब वो असेंबली के अंदर आ गए तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने ज्वाइन करने की कोशिश की। साहब यहाँ तो ये सवाल है ना कि जो कानून है जिसका भी हवाला दे रहे हैं कि इस कानून की इस शिक के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, आइन जो है आइन पाकिस्तान जिसको अब इमरानी मुआहदा है जो रियासत का मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट है, उसका आर्टिकल 8 है, वो ये कहता है कि बुनियादी इंसानी हकूक है, जो बुनियादी ये जो आर्टिकल 8 और आर्टिकल 17 के अंदर मेरा सवाल सुन लीजिए, आप प्लीज उसका तसल्ली से जवाब दीजिएगा। आइन का जो आर्टिकल 8 है वो ये कहता है कि जो बुनियादी इंसानी हकूक का चैप्टर है उसमें जो हकूक बयान किए गए हैं उससे मुतसादिम कोई कानून साजी नहीं की जा सकती। अब आइन का आर्टिकल 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन कहता है। अब फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन उसमें सिर्फ जो बार है, जो कदगन है किसी सियासी जमात पर, वो इसी सूरत में लग सकती है कि जो वफाकी हुकूमत है वो एक रेफरेंस भेजेगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बताएगी कि फलां जमात इस सरगर्मी में मुलव्वस है रियासत के खिलाफ, लिहाजा इसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 14 दिन में उस रेफरेंस के ऊपर फैसला करेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसे डीलिस्ट कर देगा। यह है वो तरीकाकार जो आईन पाकिस्तान के तहत मुझे मालूम है। अब यहां पर इस तमाम पूरी कहानी में, इस पूरी क्वागमायर में मुझे ये समझा दीजिए कि एक सियासी जमात को एक अबरू के इशारे से एक तकनीकी मसले के ऊपर, एक कानून साजी के ऊपर, आप कंप्लीट कर लीजिएगा, उस पर अमल दरामद ना करने की वजह से सिस्टम से निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है, जो आर्टिकल 17 की जो रूह है, जो उसका प्रिंसिपल लेड डाउन प्रिंसिपल है, उसके खिलाफ है, उसके मुनाफी है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, अब इसलिए है कि क्या आर्टिकल 7 या आर्टिकल 8 जो है, या आर्टिकल 51 जो है, या आर्टिकल 106 है, हर एक की अपनी लैंग्वेज है ना, हर एक अपना कॉन्सिक्वेंस है। क्या आर्टिकल 51 की जो लैंग्वेज है वो कुछ स्टैट्यूटरी लैंग्वेज है? और दूसरा ये है कि इसको इंटरप्रेट करना किसने, मैंने करना है, आपने करना है, या किसी और ने करना है? अल्टीमेटली इसको इंटरप्रेट करना है आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है 2 मौके के ऊपर आर्टिकल 17 को इंटरप्रेट कर चुकी है, और अभी रिसेंटली बल्ले वाले केस के अंदर भी आया। अब ये जो आपका सवाल ये है कि जो 51 के नीचे जो है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया, वो एक हद तक मुनासिब था कि SIC जो है उसके अगर कैंडिडेट्स ज्वाइन करते हैं तो वो रिजर्व सीट्स के लिए इंटाइटल नहीं है। दूसरा जो उन्होंने ओवर एंड अबव कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये है कि आपको वो सीट्स वो मिलेंगी जो आप डायरेक्ट इलेक्शन के अंदर आएंगे, आप प्रोपोर्शन के मुताबिक, वो जो उन्होंने दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को दी थी, मैं समझता हूं कि वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा, और ना वो था और ना ही लीगली पॉसिबल है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेन लैंग्वेज ये कहती है कि मुझे वो सीट्स मिलेंगी एज अ पार्टी जो मैं जीत के आया हूं उसके, और अगर मैं वो जीती नहीं है और मुझे आपने कर दी। अब ये है कि पेशावर हाई कोर्ट के 5 मेंबर्स बेंच ने एक फैसला किया, और जब ये इलेक्शन कमीशन का फैसला सस्पेंड हुआ तो इसी तरह PTI ने खुशियां जमाई और सारा कुछ किया, और जब वही 5 मेंबर्स बेंच का फैसला आया तो कहा गया कि जी हम इसको नहीं मानते, और आपने देखा कि जो है वो ओथ के लिए स्पीकर जो है इजलास भी नहीं बुलाया। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया है, मैं इसको एक और एंगल से भी देखता हूं। अच्छा, मुझे ब्रेक लेने दें। इस एंगल में खास तौर पर ये रीजनिंग और लॉजिक है क्या इसके पीछे कि आपने मखसूस नशिस्तें रखी हुई हैं, और वो मखसूस नशिस्तें उनको देने का तरीक़ाकार अगर दुरुस्त नहीं भी फॉलो किया गया, जो रिप्रेजेंटेशन है उससे कैसे महरूम रखा जा सकता है एक सियासी जमात को? ये वो सवाल है बुनियादी जिसके ऊपर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फैसल चौधरी साहब, ब्रेक से पहले हाफिज साहब कह रहे हैं कि ये यहाँ तक फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन का दुरुस्त था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना दी जाएं, लेकिन इसके आगे का जो फैसला है कि वो नशिस्तें जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिस्से की थी वो कोटे की उठाकर दे दी जाएं, बांट दी जाएं हुक्मरान इत्तेहाद प्राइमरीली उनके दरमियान वो नशिस्तें। और जाहिर है कि JUIF को भी उनके हिस्से उतना हिस्सा मिला जितना उनका जुस्सा था। लेकिन ये मुझे बताइए कि जो आइन है उसमें जो 30% का या 1% सर्टन परसेंटेज रखी गई है, ये किस वजह से रखी गई है? ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें क्यों क्रिएट की गई? सर, बुनियादी तौर पे तो जो ख़वातीन की नशिस्तों को उस वक़्त जब ये मुशर्रफ साहब का रजीम था तो उस वक्त इंट्रोड्यूस कराया गया था वुमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। उसमें वो वेस्ट के साथ आपको पता है पाकिस्तान फर्स्ट और लिबरल एक चेहरा दिखाना था, तो वो ये जो है ख़वातीन की रिजर्व सीट्स जो ये इंट्रोड्यूस कराया गई और उससे ये हुआ कि ख़वातीन का जो लेजिस्लेटिव रिकॉर्ड है वो भी बेहतर है। दो क्या स्ट्रॉन्ग, यानी ये किसी मखसूस सियासी जमात की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए तो नहीं था ना? पर नहीं, ये बुनियादी तौर पे तो उसका आइडिया तो ये होता है, प्रैक्टिकली जो होता है। दूसरी बात ये है कि हाफिज साहब ने दो बातें की, मेरे साथ एहतराम मेरे भाई हैं। पहली बात तो ये है कि जजेस को भी पॉलिटिकल पार्टीज़ की और लोगों के मैंडेट की इज्जत करनी चाहिए। जजेस जो हैं वो अकले कुल नहीं होते, और सियासी मामलात में जो बल्ले वाला फैसला दिया है मौलवी तमीज़ुद्दीन से भी जो है वो एक मैं समझता हूँ कि हकीर फैसला है, और तारीख़ उसके कूड़ेदान में वो चला गया है, अभी से चला गया है। किसी भी सियासी जमात को आपने इस तरह से जो है हिट नहीं किया आज से पहले कभी जुडिशरी ने, जिस तरह से बल्ले का निशान लेके किया गया है। देखिए, असल में मामला ये है कि ये जो सीटें होती हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की नहीं होती, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के वोटर्स की होती हैं, जो कि अवाम होती है। ठीक, अवाम मिलकर उस पॉलिटिकल पार्टी को चूज़ करती हैं, और डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट कि जी आपके रिप्रेजेंटेशन में आपकी चॉइस क्या है। इसीलिए जो मैंडेट है वो लोगों का मैंडेट होता है, थ्रू वो एक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंट करते हैं। अब जिस तरह से ये जो सारी इंटरप्रिटेशन है, ज़ाहिर है इसको पॉजिटिवली आपने देखना है, नेगेटिवली आप नहीं कर सकते हैं। जितने भी आज़ाद लोग हैं वो वोटें जे लेके जीते हुए ना, इलेक्शन कमीशन एक इलेक्शन कराती है, वो वोटें जो होती हैं वो वोटों को कन्वर्ट करके अगर एक पार्टी बनाते हैं, आप किस असूल के तहत उस पार्टी को डिनाई करेंगे कि जी आप रिजर्व सीटें नहीं देंगे? ऑब्वियसली आपको देनी पड़ेंगी, बिकॉज वो रिजर्व सीट्स जो हैं वो उन वोटों के तनासब से मिलना है जो किसी एक पॉलिटिकल पार्टीज को मिलेंगी। ये तो नहीं हो सकता ना ऐसा कि वो आज़ाद जो हैं वो अगर कुछ जमातों में शामिल हो जाएं तो वहां पे तो वो काउंट हो जाएंगे उनके, और उनका तनासब बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वो और किसी पार्टी में शामिल होते हैं या अपनी पार्टी जमात बना लेते हैं तो आप उसमें वो जो है आप उसका तनासब काउंट नहीं करेंगे। ये तो डिनाइल है लोगों के फंडामेंटल राइट्स की। आपने आर्टिकल 17 का जिक्र किया, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का, बिल्कुल 100% यही बात है। इलेक्शन कमीशन ने आज तक बड़ी माजरत के साथ किसी भी जगह के ऊपर अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल अदा नहीं किया है, वो अदा करने से कासिर हैं। अभी भी सेनेट जो अपर हाउस है उसका इलेक्शन रोल रोक के उन्होंने उस आइन की खिलाफ वर्जी की है। उसके साथ उन्होंने ट्रिब्यूनल्स नहीं बनाया पंजाब में। आर्टिकल 225 की भी ब्लेटेंट वो वायलेशन कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप हमें नाम भेजें, हम चूज करेंगे। इट्स नॉट देयर मैंडेट। ये आप हमेशा से जो ट्रिब्यूनल, ये भी दिलचस्प मामला है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये क्या चाहता है कि अपनी पसंद के उनके कंडक्ट कराए हुए इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से जो फैसला करने वाला जज है वो भी मेरी मर्जी का हो। यानी वो इलेक्शन कमीशन जज ज्यूरी भी बनना चाहता है, खुद ही भी बनना चाहता है, और एग्जीक्यूशनर भी बनना चाहता है। इस तरह से नहीं होता है। आपने आइन को अगर देखना है तो देखिए, आइन मेरा भी है, हम सबका है, यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं उनका भी है। आइन को इसीलिए जो इंटरप्रेट करते हुए बहुत ही एक थिन लाइन होती है, पुलिस रात से गुजरते हैं जज। इस तरह से नहीं होता कि आप एक जमात को जो है उसको निशान भी ना लेने दें, बाद में आप उनकी सीटें भी छीनें, उसके बाद वो अगर उससे हट के वो कोई अपना एक और पॉलिटिकल अरेंजमेंट करते हैं, आप उसको भी अपना रेत के घरौंदे की तरह जाके गिरा दें। प्लीज़ आप लोगों के मैंडेट को इज्जत दें, और लोगों ने उनको वोट दिए हैं, ये डिनाई नहीं हो सकता है। लोगों ने 3000 से जायद आपने निशान उनको एलोकेट किया, उन्होंने फिर भी जिता के भेजा। फॉर गॉड सेक, ये जो बेयर मिनिमम आपका एक रिस्पेक्ट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान है थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज, वो जजेस भी देना सीखे, अदालत भी देना सीखे। ऐसा जब भी अदालत ने पब्लिक मैंडेट को इज्जत दी है, उनकी इज्जत हुई है, वरना यही अदालतें जब मार्शल लॉ की भी तो वैलिडेशन करती रही हैं।
उन जजेस की नहीं इज्जत हो सकती जो कि मार्शल लॉ को वैलिडेट करते रहे। सही। साकिब, मुझे ये बताएं कि आज इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब, उन्होंने जो सवाल जवाब हो रहा था वो बड़ा दिलचस्प था, जिसके ऊपर कह भी लगे सुप्रीम कोर्ट में। वो जो लॉजिक या रीजनिंग पेश कर रहे हैं, डू यू एग्री विद दैट कि यही है आइन की मंशा आपके ख्याल में कि जो 6 सीटें जो मिसाल दी गई थी आज कोर्ट रूम में, कि अगर एक जमात है जिसने 6 सीटें जीती हैं और एक तरफ 200 जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो इलेक्ट होकर आ जाते हैं, और अगर 70 मखसूस नशिस्तें बनती हैं तो ये 70 मखसूस नशिस्तें किस तनासुब से बांटी जाएंगी? तो इलेक्शन कमीशन के वकील तो कह रहे थे कि ये जो 70 नशिस्तें हैं ये सारी की सारी उन 6 मेंबरान को मिल जानी चाहिए जो जीत कर आए किसी प्लेटफॉर्म। असल में यही वो क्वेश्चन था जिस पे आके चीज़ें रुक गई और फिर उनको कहना पड़ा कि यहाँ से आगे जो है वो आइन खामोश है। तो आइन जिस मामले में खामोश है उस पर फिर जो कमरा अदालत में कह के भी लगे, और जिसको जजेस ने भी फील किया, उन्होंने कहा कि इस बात पे भी वो कमरा अदालत में कह के लगे हैं। तो बुनियादी तौर पर वो जो एक सेंस वो बताना चाह रहे थे जस्टिस मंसूर अली शाह कि वो इलेक्शन कमीशन के वकील को कि इस तरह जो है वो फिर जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया उस फैसले पे भी उन्होंने, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आपने उनका तो फैसला कर दिया कि जी उनकी लिस्ट नहीं थी, उनको नहीं मिलनी, तो आपने इधर देने के वाले से क्या कि इलेक्शन कमीशन ने को आज खुद नोटिस लिया है, को सोमोटो इख्तियार इस्तेमाल किया है। आपने काम वही करना था ना जो आपको कानून में, मतलब जो आपकी जुरिस्डिक्शन है, जो प्रोवाइडेड है, जितना आप कर सकते हैं आपने उतना ही करना था। फिर उन्होंने अदालत ने यह भी पूछा कि उसमें जो रीजनिंग देनी थी, आपने कोई भी फैसला करना है उसने अपनी रीजनिंग देनी होती है, उसमें रीजनिंग भी मौजूद नहीं है। फिर वो आखिर में फिर बात इसी पे आई है कि 51 को आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट फिर बताएगी कि आप इस आगे जो है वो रास्ता कैसे निकलना है। लार्जर बेंच ही बने, लार्जर बेंच तो डेफिनेटली बनना ही है। 5 या 7 जजेस का लार्जर बेंच जो है वो 3 जून को समाप्त करेगा, वो तो बनना ही बनना है। लेकिन उन्होंने फिर एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हम पहले दिन से देख रहे हैं, आप फर्ज करें कि 11 जनवरी को जो बल्ले के निशान का फैसला पेशावर हाई कोर्ट ने किया था, इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, इंडिपेंडेंट इदारा है, उसको तो किसी पार्टी का वो बनना ही नहीं चाहिए। अगर फर्ज करें कि पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला कर भी दिया था, वो अपनी रूटीन में उसके खिलाफ अपील फाइल करते, रूटीन में सारे मामले को लेते और रूटीन में सारे सुप्रीम कोर्ट भी रूटीन में देखती। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने भी बड़ी तेजी थी, मतलब उसमें मुझे नहीं समझ आई कि उस पीछे क्या विजडम था। तो आगे सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी तेजी में 48 घंटों में उसका फैसला कर दिया। और जब ये मामला आया, अब ये देखें कि इसकी जो सेंसिटिविटी है, 14 मार्च को पेशावर हाई कोर्ट जो है शॉर्ट ऑर्डर देती है, 25 मार्च को डिटेल जजमेंट आती है, 1 अप्रैल को वो दायरी होती है और 6 मई को आज पहली समाअत होती है। इस दौरान हुआ क्या है, सेनेट इलेक्शन हो गए हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो गए हैं। अगर फर्ज करें कल जाकर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि ये सीटें सारी उठा के पीटीआई को देनी है, तो फिर वो सेनेट इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को फिर कवर देना होगा या फिर उनका क्या बनेगा, सवाल तो उठेगा। इसलिए बेहतर था कि पहले स्टेज पे ही जब इलेक्शन कमीशन इस मामले में गया और उसको देखा कि यार 51 में ये क्लियर नहीं है कि हमने जो आगे कैसे बांटनी है, माले गनीमत कैसे देना है, तो फिर वो उसी स्टेज पे या तो इसकी वजाहत ले लेते सुप्रीम कोर्ट से, या जो है वो इस मामले को किसी कानूनी उसी में रहकर जो उन्होंने बात करनी थी उस वक्त उन्होंने नहीं किया। तो उसके बाद कितना बहरान पैदा हुए। अब देखें, अब मुस्लिम लीग नून और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे जो है वो पोर्ट्रे कर रही हैं जैसे सीटें हैं ही उनकी। मैं तो ये समझता हूं कि ये तो वो क्या कहते हैं, स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो उसकी भी तकाजा है कि जो चीज आपकी नहीं है आपको तो कहना चाहिए कि दे दें उनको, कोई नहीं, ये एरर आ जाता है, टेक्निकल एरर है, आप उनको दे दें। ये अल्टीमेटली उनको, मतलब एक चीज जो मुझे आज की प्रोसीडिंग में तय होती नजर आई है, एक चीज कि अगर वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें ना मिली तो मिलेंगी इनको भी नहीं, कैसे देंगे इनको, मतलब इनको भी अगर देंगे फिर आखिरी जो सवाल है वो कि फिर वो पार्लियामेंट में उनको खाली भी नहीं रखा जा सकता, किसी ना किसी उस पर तो आना है। तो मेरा ये ख्याल है कि वो ज्यादा जो टिल्ट उस तरफ जा रहा है, जजेस का जो वो कह रहे हैं, वो मैंडेट की बात कर रहे हैं, वो डेमोक्रेटिक जो एक उसके पीछे विजडम है उसकी बात कर रहे हैं, जो पब्लिक ने जो मैंडेट दिया उसकी बात कर रहे हैं, वो इन एरर्स और टेक्निकल एरर्स के पीछे जो है वो मेरा ख्याल में शायद जो है वो नहीं छुपने देंगे इस सारे मामले को। चलें खोखर साहब ये बताएं, आप इस बात से तो चलें एग्री कर रहे हैं ना कि जो नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिस्से की बनती थी वो आगे मजीद जमातों को नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम ये भी फ़र्ज़ कर लें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना डाटा जारी किया, 1,60,00,000 ही वोट मिले उन आज़ाद उम्मीदवारों को जो बैक्ड बाय पीटीआई थे और बाद में शामिल हो गए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उसमें आधी जो है वो ख़वातीन थी वोट डालने वाली, 80 लाख ख़वातीन थी जिन्होंने
वोट डाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर, उनकी रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? देखिए ईसा, बात बड़ी सीधी सी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर एक कॉमा भी होता है तो वो भी टेक्निकल नहीं होता, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड आती है। और आपके सामने वो चीज़ आई कि जब आर्टिकल 63A के ऊपर जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की, तो आप सारों ने क्रिटिसाइज़ किया कि ये रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन है तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि वो लोग वोट नहीं डाल सकते या उनके वोट को काउंट नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर सारा क्रिटिसिज्म आया। और आज तक वो चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो लेजिस्लेट नहीं कर सकती, कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं सकती, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकती है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आर्टिकल 51 के नीचे इंडिपेंडेंट मेंबर्स को एज ए पॉलिटिकल पार्टी नहीं डील किया गया। उसके अंदर सिर्फ वो पॉलिटिकल पार्टी है जो आपके लॉ के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन लड़के आती है और वो जीत के आती है, और उसके बाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है। वो मेरी ख्वाहिश से या आपकी ख्वाहिश से या फैसल की नहीं किया ना। देखे कॉन्स्टिट्यूशन, देखे एक सेकंड नहीं नहीं सर, एक सेकंड सुन लीजिएगा। हम इस कमरे, अगर इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को एज ए पार्लियामेंट्री पार्टी तस्लीम करके सेकंड लार्जेस्ट पार्टी डिक्लेयर कर दिया है, जो कि नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट को उनका कॉरेस्पॉन्डेंस गई है, तो उसके बाद क्या अपना बड़ी चीज बाकी रह जाती है कि आप उनको रिजर्व सीट्स नहीं देंगे? वहां इलेक्शन कमीशन एडमिटेड देम एज ए पार्लियामेंट्री पार्टी, तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी का जो उनका नोटिफिकेशन है नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट को जो गया है, तो उसको आप कहां पे रखें? अब मुझे मौका देते हैं, मुझे ब्रेक पे जाने दें, मैं भी सवाल ऐड कर लूंगा, आप इकट्ठा ही जवाब दीजिए। ब्रेक के बाद वापस आकर साहब से पूछते हैं कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल क्या फिर उसके लोग नहीं है, उसके मेंबर्स नहीं है? अगर 80-82 जितने भी लोग हैं, क्या वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बतौर पार्टी नोटिफाई नहीं किए? बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हाफिज़ एहसान खोखर साहब, आपसे सवाल जो फैसल चौधरी साहब ने किया उसका भी जवाब दे दें। साथ मुझे ये बताएं, आप जो बात कर रहे हैं उसे मैं ये समझ रहा हूँ कि आप ये कहना चाहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्रैक्टिकली ये लोग मेंबर्स ही नहीं हैं, उसके कोई MNA नहीं है, क्योंकि वो कोई जमात वो सीट नहीं जीती थी। लिहाजा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गज़ट में रिटर्न्ड कैंडिडेट्स के नाम पब्लिश होने के बाद 3 दिन का टाइम जिसमें उन्होंने ज्वाइन करना होता है किसी सियासी जमात को, वो नोटिफिकेशन ही गलत किया। नहीं, देखिए ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर जीत के आती है तो उसको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स विद इन 3 डेज ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके अंदर विद इन 3 डेज के बाद एक एलोकेशन ऑफ सीट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अनाउंस कर देता है और पार्टी लिस्ट आ जाती है। अब ये है कि हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल सिचुएशन के अंदर हैं कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो है ना उसने इलेक्शन लड़ा है, और दूसरी तरफ इतने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर जीत के आए हैं। अब अगला ये है कि जो एलोकेशन वाली सीट थी वो 3 दिन के अंदर वो प्रोसेस खत्म हो गया, जिसके ऊपर आज जिसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब एक दफा एलोकेशन ऑफ सीट्स आपने कर ली तो दोबारा री एलोकेशन ऑफ सीट्स आप किस तरह कर सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन था। दूसरा, उस तरफ आपकी जो बार बार जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो अभी 25 अप्रैल का आया है, वो उनकी पार्लियामेंट्री पार्टी का है। जो आपका आर्टिकल 51 है उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र है, और दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफरेंट है। अगर आप आर्टिकल 63A के अंदर जाएंगे तो वहां पे आपकी आएगी पार्लियामेंट्री पार्टी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया, वो इंडिपेंडेंट है पॉलिटिकल पार्टी से, और जो आपका आर्टिकल 51 है वो पॉलिटिकल पार्टी को डील करता है। अब आगे आ जाते हैं उस चीज के अंदर। अब ये है कि फैसला जो है, एक तो सुप्रीम कोर्ट का बदाहर फैसला आ गया कि ओवर एंड अबव जो है जो लीव ग्रांट आया है, और जिस तरह लार्जर बेंच का भी इसलिए आएगा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर नहीं आया, ये आर्टिकल 185 के नीचे आया है, और उसके अंदर ये है चूंकि 5 मेंबर्स बेंच ने एक फैसला दिया है तो मुनासिब यही है कि इसको लार्जर बेंच सुने। ये कोई ऐसी मेरा ख्याल है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट ने डिमांड भी की है तो वो गलत है, और लीव ग्रांट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का 3 मेंबर्स बेंच, इवन 2 मेंबर्स बेंच भी जो है वो लीव ग्रांट कर देता है। अब अगली चीज जो है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक चीज जो बदाहिर आई है कि इनका नहीं बनता, अब वो बनता किनका है।
अब उसके अंदर क्या आएगा कि क्या आप 266 के हाउस को एज ए हाउस गिनेंगे या आप 336 के हाउस को एक हाउस गिनेंगे, ये भी एक इंटरप्रिटेशन आएगी, चूंकि डायरेक्ट इलेक्शन आपका 266 का है। अब दूसरा ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ये शख्स जो है एज ए इंडिपेंडेंट जो है ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसी को ज्वाइन करेगा जो असेंबली के लड़के अंदर आए, और अगर अब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर दे कि नहीं जी बाई वाली पार्टी भी अंदर आके जाएगा, तो मैं आपको बताऊं ये फिर आर्टिकल 63(1) जैसा जो है वो एक कंट्रोवर्सी इस चीज के अंदर आएगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान री राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर सकती है, कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर सकती है। तो मेरा यह ख्याल ये है कि पहली हद तक वो सस्टेन रहेंगे, दूसरी हद तक उसको सेट असाइड करेंगे, और जो बहस इस चीज की आएगी कि क्या 266 के हाउस को हाउस गिना जाए या 336 के हाउस को गिना जाए। जो NH44 DI खान से अभी ज़िमनी इंतखाबात में कैंडिडेट जीते हैं, सब वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से जीते हैं ना, उन्हीं के निशान पे जीते हैं। तो अब उनका एक डायरेक्ट इलेक्शन वाला बाद वाला भी है। आप मुझे ये बता दें कि आप ये कह रहे हैं कि ये आइन का आर्टिकल है 51 6D और E, वो ये कहता है वाज़ेह तौर पर कि 3 दिन के अंदर जो भी पार्टी का इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो इलेक्ट हुआ है वो किसी सियासी जमात को पब्लिकेशन ऑफ द गैजेट से वो करेगा ज्वाइन। तो उनको ज्वाइन करने के बाद नोटिफिकेशन कर दिया ना इलेक्शन कमीशन नहीं, तो देखे ना कि वो 3 ने और जब अब जो तजवीज करनी है, जो पार्टी में टिकट्स जो रिजर्व सीट्स एलोकेशन करनी है, वो उसी नंबर के मुताबिक करनी है ना। देखिए ऐसा बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काउंसिल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी तो है ना, नहीं देखे ना, उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैं देखे आर्टिकल नहीं 51 देखे ये है में तो कि ना ना ओपन टू जॉइन। पीटीआई भी जो है वो एज ए पीटीआई भी तो एज ए पॉलिटिकल पार्टी है ना, उसके सिंबल जाने से क्या पीटीआई जो है वो एज ए पार्टी नहीं रही। अगर पीटीआई जो है वो अगर आके क्लेम इस चीज का करती कि जी हमारे ये कैंडिडेट्स हैं और एसआईसी की ज्वाइनिंग वाली बात ना आती, तो इनका मामला ज्यादा स्ट्रांग आना था कि जी सिंबल की बुनियाद के ऊपर ना करें। अब ये है कि ना उनका सिंबल है ना उनकी पार्टी है। अल्टीमेट जो फैसला मैं समझता हूं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस चीज के ऊपर फैसला करे, ओवर एंड अबव के ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मानना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को वो फैसला करना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है। रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन जाके कोई नई चीज को ड्राइव नहीं करना चाहिए, प्लेन लैंग्वेज के मुताबिक जाना चाहिए, ताकि उस जजमेंट की एक्सेप्टेबिलिटी जो है नहीं उसकी जजमेंट की एक्सेप्टेबिलिटी आए। दूसरी चीज ये है कि अब जो भी आया शख्स, जिस तरह आपने कहा कि डेरा इस्माइल खान से आए हैं, वो अगर उनके निशान घोड़े पे लड़के आए हैं, अगर वो पार्टी बनी है तो डेफिनेटली देयर इज नो बार। अब दूसरे जो आए, अब आप देखें कि अगर यही सारा मामला हो तो पीटीआई के तो अभी भी बहुत सारे लीडर जो इनसाइड असेंबली हैं, उन्होंने एसआईसी को ज्वाइन ही नहीं किया। अगर वो रेस्ट एश्योर इस चीज के होते कि जी एसआईसी को ज्वाइन करके हम जो है दूसरी पार्टी के अंदर रहते हैं, तो शायद वो स्टैंस जो है वो डिफरेंट आता। अदालत या सुप्रीम कोर्ट हमें ट्रस्ट करना चाहिए। एक चीज मैं ऐड करूंगा, जिस तरह का ये सिनेरियो बयान किया जा रहा है, तो वो मुझे तो नहीं लगता कि वो, मैं तो कहता हूं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में जाते तब भी कोई उन पे ऑब्जेक्शन आ जाता। हाइपोथेटिकल की बात ना करें। किसी पीटीआई जब आप लॉ ज्वाइन ना करते, कहते कि हम पीटीआई के हैं, हमें जो है वो दें। अभी भी आप नहीं, अभी मैं आपको मिसाल दे देता हूं ना, आपकी पूरी गुफ्तगू जो है वो कई जजमेंट्स पे जाती है। पॉलिटिकल पार्टी अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन तीसरी दफा करवा रहे हैं। वो एक जो परवेज खटक साहब की एक पार्टी जो है वो बिल्कुल 5 दिन हुए उसको बने हुए, उन्होंने वोट करवाए, उनको फौरी तौर पे जो है वो उनको कहा कि जी आपकी पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल जबरदस्त आपके इलेक्शन हुए। 3 दफा उनके इलेक्शंस हो चुके हैं, तीसरी दफा आप नहीं मान रहे, और उसमें इतनी टेक्निकलिटीज आ रही है। फिर आप एक आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को बाहर उठा के फेंक दिया सुप्रीम कोर्ट ने एक सिंबल की बुनियाद पर। मैं कहता हूं जिन 14 लोगों की बुनियाद पर आपने एक पूरा स्ट्रक्चर आउट कर दिया, वो अब तक इलेक्शन नहीं लड़े, अवाम को ये हक ही नहीं दिया कि वो अपनी मैं वो अकबर एस बाबर साहब थे, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। बाकी 14 लोग वो क्या जनरल इलेक्शन में किसी जगह इलेक्शन भी लड़ रहे थे। तो ये चीजें जो होती हैं ये वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि कोई बंदा किसी की प्रॉक्सी ना हो। ये वो चीजें होती हैं, वो देखने वाली होती हैं। मेरे ख्याल में मेरी तो ये अब जो है वो राय बन गई है कि पीटीआई जो मर्जी करती है उनको ये भुगतना पड़ता, क्योंकि 6 माह पहले इलेक्शन से 6 माह पहले लोग कहते थे कि बल्ले का निशान नहीं था, नहीं होगा। हम ये कहते थे कि नहीं सुप्रीम कोर्ट बदल चुकी है, अब होगा, लेकिन नहीं मैं एक सेकंड कहूं, मैं और फैसल अदालत में पेश होते हैं या रेगुलेटरी फोरम्स के अंदर आते हैं, वो ये कहते हैं कि जी आप ये 5 चीजें आपकी डेफिशिएंट है, आप पूरी करके आप हमारे पास आ जाएं। अब वो 5 चीजें अगर आप 3 दफा पूरी न करें तो प्रॉब्लम किस जगह है?
अब जितनी देर तक आप जून 2022 की पहली तो जो पोजीशन 5 के की अंदर जगह जाके 15 भी करके ले आए तो नहीं, नहीं, पानी नहीं, तो नहीं, हिले ना नहीं, कोई ना तो फैसल फिर- इस तरह नहीं। मुझे ये बताएं ब्लैक एंड व्हाइट के तौर के अंदर नहीं, इलेक्शन मुझे सिर्फ कमीशन ये ऑफ बताएं कि पाकिस्तान ने पिछले 76 साल में इलेक्शन कमीशन ने किसी पॉलिटिकल पार्टीज के इंट्रा वो पार्टी उसको इलेक्शन छोड़े ना यार। उसको छोड़ नहीं सकते नहीं, नहीं छोड़ सकते इसलिए आप, कि मुझे आपने उनको एक्सेप्शनल नहीं, ट्रीट कोई किया, exceptional नहीं है। डिस्क्रिमिनेट किया है और आपने क्या पॉलिटिकल पार्टी फैसल को क्या पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स 2022 के के ऊपर जो ट्रीट किया है। 2022 के जो पीटीआई के इलेक्शन थे उन्होंने कंसीड नहीं किया कि हम इन इलेक्शंस को कंसीड कर सर जाते हैं। कंसीड किया उसके जब ये बाद दोबारा 23 की जजमेंट आई सर, तो आप उसके ये अंदर लॉयर हम ने नहीं कहा कि जी hyper-technically हमारे चीज़ सेक्रेटरी मैंने- जनरल पहली की बात या ये है, हमारी वो अपॉइंटमेंट इलेक्शन कमीशन का राइट क्या है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के इंटर पार्टी आपका इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में जाके कहता कहे है वो आपका हमारे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी बात नहीं है 211 सर 212 210 211 10 12 की बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन है इंट्रा पार्टी इलेक्शन अगर वो आप मुझे बताएं अभी 11 कि मई को आपने- एक 11 मई अब को वो एक इंटरप्रिटेशन जो है आपने सुप्रीम मुझे कोर्ट ये ने कर दी बताया ना नहीं गलत की आप ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं देखिए मैं सुप्रीम कोर्ट या हाफिज साहब नहीं, प्लीज बताएं ना। बी सीरियस ना, ना, serious यू ही थिंक ना। दैट मैं ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हूं एंड आई विल नॉट नहीं तो एक्सेप्ट फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का 2-2-10 फैसला गलत होगा तो व्हाई शुड आई नहीं, एक्सेप्ट इट नहीं उसका I हल will क्या है? implement नहीं, it. उसका हल I क्या will है? not accept it. उसका हल क्या है तो इसका मतलब उसका है कि review जो है ना। 4 validations नहीं, नहीं, हुई, उसका माशाल्लाह review की वो है ठीक ना। फैसले। नहीं, उसका रिव्यू है किसका? उसका रिव्यू है ना अगर उसके बाद आप बार मुझे बार ये हम उस बताएं चीज के अंदर चले कि जाते 4 हैं जो वैलिडेशन हुई माशाल्लाह की वो ठीक फैसले हैं किसके? सुप्रीम कोर्ट ने जो किए नहीं तो वो अंडू कर रहे हैं ना कौन अभी- अंडू किया अभी- कौन अभी- सा फैसला अभी- मार्शल्लाह को वैलिडेट अभी करने का जुल्फकार अंडू अली हुआ भुट्टो इस वाला- तारीख अभी में जुल्फकार अली जुल्फकार भुट्टो अली वाला भुट्टो due process केस के अंदर आया में कि उन्होंने नहीं आया? एक्सेप्ट किया आया जुल्फकार कि अली नहीं भुट्टो आया? जुडिशियल मर्डर था कि नहीं फैसल एक तो चीज मुझे है। ये बताएं मैं- कि जुल्फकार मैं- अली भुट्टो का तो मैं- फैसला मैं कर एक दिया चीज- मैं एक चीज- मेरे किसी क्लाइंट को मैं गलत एक फैसला चीज- दे दिया देखें, सुप्रीम कोर्ट बैठेगी उसके ऊपर पॉलिटिकली So, हो सकता है कि ऐसा बल्ले नहीं का होता निशान कि एक सुप्रीम सेकंड फैसल कोर्ट चौधरी कोई साहब, अल्लाह मियां नहीं है। politically हो सकता जजेस है कि अल्लाह बल्ले मियां का नहीं है, भाई निशान अल्लाह I मियां am constitution running नहीं out है। of time. हमें सुप्रीम ये कोर्ट नहीं को हो ऑनर सकता करना चाहिए जो सही फैसला होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं, कोई फैसला अगर आ Implement- जाता अगर है, वो गलत सही होगा उस पर प्रॉपर्टी तनकीद है, होगी उस पे बात जजेस करते को हैं। आसमान नहीं से उसको उतरे हर साथ मिक्स ना सर करें मैं तो देखिए मैं तो वैसे आपने वकालत बल्ले करता के नहीं हूं कि मैं फैसले जजेस को को हर खुश जगह करूं। लेके गए जो जज ठीक फैसला करेगा ही विल बी प्रेज जो जज गलत फैसला करेगा काजी फायसी साहब की तरह उन पर क्रिटिसिज्म नहीं। होगा हो रहा है सही उसकी वक्त सूरी खत्म हो की गया लेके आज तक हाफिज सारे साहब फैसले ठीक हुए हाफिज साहब सूरी के हाफिज- फैसले से लेके जो रूलिंग है हाफिज आज साहब, तक फैसले ठीक हुए सूरी का हाफिज फैसला साहब- लगाना सुप्रीम कोर्ट का अपना इंटरनल मसला है अपने ऑफिसर्स को सजा नहीं दे नहीं जो सूरी की रूलिंग आई थी आर्टिकल 5 के ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट का हाफिज ठीक साहब, फैसला वक्त मैं खत्म हो समझता हूँ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल गलत चौधरी फैसला साहब- किया और मुल्क उसका रिजल्ट भुगत रहा है फैसल चौधरी साहब वक्त खत्म हो गया बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग मौजूद थे प्रोग्राम में हाफिज साहब हाफिज एहसान खोकर साकिब बशीर साहब अभी 11 मई को शुनीद है कि एक और सियासी जमात है एक बड़ी सियासी जमात है उसकी काउंसिल का जनरल काउंसिल का इजलास होगा एक करारदाद के ज़रिए सदर तब्दील हो जाएगा जनरल सेक्रेटरी तब्दील हो जाएगा वहाँ पर कितना प्रोसेस को फॉलो किया जाता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जितने फोकस के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को देख रहा था क्या दीगर सियासी जमातों के इलेक्शंस को भी ऐसे ही देखेगा क्योंकि 71 दिन तक फैसला महफूज रखा गया 13 सितंबर को पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर फैसला किया गया और 71 दिन बाद 22-23 नवंबर को यह फैसला सुनाया गया जब वक्त बहुत कम रह गया था इलेक्शन शेड्यूल आना था ये सबको मालूम है सब हमारे सामने हो रहा है लेकिन अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 3 जून ऑनवर्ड्स एक माह तक इस मामले की डेली बुनियाद पे हियरिंग करके इसके इवेंचुअली ये मामला कैसे सेटल डाउन होता है अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़